वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम पिंकी मलिक लेक्चरिंग इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का जो सेट ए आया था 2024 में, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स और एसेरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? राष्ट्रीय आय, वस्तु कीमत का निर्धारण, मांग में कृषि, भारत में कृषि की समस्या, समग्र मांग। तो जो वस्तु कीमत का निर्धारण है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय है, भारत में कृषि की समस्या है क्योंकि पूरे देश के बारे में बात हो रही है, समग्र मांग है तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा, वस्तु कीमत का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 2, सीमांत उपयोगिता हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। तो जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकती है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, सही समीकरण चुनिए। ए आर इक्वल है एम आर डिवाइड क्यू, टी आर इक्वल है ए आर डिवाइड क्यू, एम आर इक्वल है डेल्टा टी आर डिवाइड क्यू, ए आर है टी आर इंटू क्यू। तो जो सही आंसर है वो सी है, एम आर होता है डेल्टा टी आर अपॉन क्यू। क्वेश्चन नंबर 4, सम विच्छेद बिंदु पर फर्म को लाभ या हानि होती है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। सम विच्छेद बिंदु पर न तो उत्पादक को लाभ होता है न ही हानि, यानी कि जो फर्म है उसको शून्य लाभ या हानि होती है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संतुलन बिंदु वह बिंदु जिस पर मांग व पूर्ति की संगतियाँ होती है, डैश आगे पीछे हो जाती है, बराबर नहीं होती, बराबर होती है, कार्य नहीं करती। तो संतुलन बिंदु पर मांग और पूर्ति की जो शक्तियाँ होती है वो बराबर होती है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया डैश पर नियंत्रण होता है, सरकार का या बाजार शक्तियों का? तो जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है उसमें जो बाजार शक्तियों का नियंत्रण होता है, ना कि सरकार का। क्वेश्चन नंबर 7, यदि पूर्ति की लोच इकाई से अधिक है तो पूर्ति डैश होगी, लोचदार या बेलोचदार? तो जो आंसर होगा वो लोचदार होगा। अगर पूर्ति की लोच 1 से अधिक है, इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसे हम लोचदार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जब एम आर धनात्मक है तो टी आर होता है। जब एम आर धनात्मक होता है, जो टी आर होता है वो बढ़ती दर से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, असरेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। बजट रेखा से बाहर कोई भी बिंदु अप्राप्त संयोगों को दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है। अगर बजट लाइन से कोई भी ऊपर होता है, बाहर की तरफ कोई भी होता है, तो वो नॉन अटेंडेबल कॉम्बिनेशन होता है। तरक संतुलन की स्थिति में तटस्थ वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करती है, ये सही है। संतुलन की सिचुएशन में इंडिफरेंस करो और जो कीमत रेखा है वे एक दूसरे को टच करते हैं, वह संतुलन का बिंदु है। दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ति और पूर्ति की मात्रा समरूप धारणा है, जो कि गलत है। जैसे मात्रा और मांगी गई मात्रा में डिफरेंस होता है, ऐसे ही पूर्ति और पूर्ति की मात्रा में डिफरेंस होता है, दोनों समरूप नहीं होती। बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय समस्त उद्योग की पूर्ति अनुसूची से है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो ए है वो गलत है, लेकिन जो आर है वो सही है। तो इस हिसाब से जो डी आंसर होगा वो सही होगा। अब समष्टि अर्थशास्त्र के शॉर्ट क्वेश्चन। एक निश्चित समयावधि में मापी जाने वाली मात्रा को क्या कहते हैं? वस्तुएं, प्रवाह, स्टॉक, इनमें से कोई नहीं। जब निश्चित अवधि यानी कि टाइम पीरियड की बात की जाए तो उसे हम प्रवाह कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, एनएसएसओ, ये सभी। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाया जाता है, सीएसओ। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1935 में, 1950 में, 1920 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सही सूत्र चुनिए। ए बी सी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जो कि रोंग है। ए पी सी वाई अपॉन सी, ये भी रोंग है। ए पी सी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी, ये भी रोंग है। ए पी सी अपॉन वाई, ये बिल्कुल सही है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भुगतान शेष के आर्थिक सौदों को निम्नलिखित में से किस वर्गों में बांटा जाता है? दृश्यमदय, अदृश्यमदय, पूंजी अंतरण, उपरोक्त सभी। तो भुगतान शेष में दृश्यमदय, अदृश्यमदय, पूंजी अंतरण तीनों को शामिल किया जाता है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रस्त क्षेत्र में वस्तु और सेवाओं का डैश करता है, उपभोग या उत्पादन? तो जो ग्रस्त क्षेत्र है वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। क्वेश्चन नंबर 24,
कर सरकार को किया जाने वाला डैश भुगतान है, तो कर सरकार को दिए जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मुद्रा जारी करने की डैश विधि अपनाई जाती है, तो भारत में जो मुद्रा जारी करने की विधि अपनाई जाती है उसे हम न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कारक आय अर्जित आय है, बिल्कुल सही है। घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल होती है, जो कि रोंग है। घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शामिल नहीं किया जाता, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तो इसका आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, छात्रवृत्ति एक राजस्व है, बिल्कुल सही है। छात्रवृत्ति के कारण किसी भी प्रकार की संपत्ति का जन्म नहीं होता, ये भी सही है। जो आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।